नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 20 अप्रैल की समसामयिक की करंट अफेयर की न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और आपको हम ये बताएंगे कि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं और कौन सा प्रश्न ट्रिपल स्टार वाला है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 100% कैटेगरी में आने वाला प्रश्न होता है। ये वीडियो स्पेशल एसएससी, रेलवे, बैंक और यहाँ तक कि जहाँ पर सभी सरकारी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है, जहाँ पर करंट अफेयर पूछी जाती है। हो जाए तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्तनाबूद करने के लिए, अपने माता पिता की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए अपनी पेन कॉपी साथ में लेकर बैठी। तो यदि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल कामयाबी तक को ज्वाइन कर सकते हैं। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? मेहनत करते रहो, जिंदगी आज नहीं तो कल मौका तुझे भी देगी। आप प्रतिदिन मेहनत करते रहें, एक न एक दिन ज़िंदगी आपको मौका ज़रूर देती है, आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और आपकी सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है आपके माता पिता को होती है आपके सक्सेस पर। तो शुरू करते हैं 20 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की न्यूज़ के बारे में। पहली न्यूज़ हमारी रहेगी रैंक, रिपोर्ट और इंडेक्स से। तो पहली न्यूज़ क्या बनी है? पहली न्यूज़ जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्या न्यूज़ है? 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में 12.3% की गिरावट आई है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। ये ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की गरीबी में कितने परसेंट की गिरावट आई है? तो ये 12.3% की गिरावट आई है WHO के द्वारा। विश्व बैंक का रिपोर्ट के अनुसार भारत की गरीबी 2021 की तुलना में 2019 में 12.3% की कमी आई है। गरीबी की गणना दर 2021 में 22.5 से घटकर 2019 में 10.2 हो गई है। 2011 से 2019 तक ग्रामीणों में 14.7 की गिरावट आई है, जबकि शहरी में 7.9 की गिरावट आई है। छोटे जोत वाले किसानों में उच्च आय वृद्धि का अनुभव किया है। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करते हैं। द यूनाइटेड नेशन हैज़ बीन मोर देन 77 मिलियन पीपल स्प्लिट इनटू द पॉवर्टी इन 2021। तो यूएन यूनाइटेड नेशन के अनुसार 77 बिलियन लोग गरीबी से 2021 में नीचे चले गए हैं। इम्पोर्टेंट हो जाती है ये भी न्यूज़। अगली खबर रही है अपॉइंटमेंट से। क्या खबर है? अपॉइंटमेंट से पहली खबर बनी है कमलेश नीलकंठ व्यास 1 साल के लिए फिर से परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये कमलेश नीलकंठ व्यास परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है। इनकी कार्यकाल को 1 साल तक और इनके कार्यकाल में विस्तार कर दिया है। व्यास को 1 वर्ष की अवधि के लिए 3 मई 2022 या अगले आदेश तक के लिए सेवा में इनकी विस्तार किया गया। 3 मई या अगले आदेश तक। अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके पहले एग्जीक्यूटिव होमी जे भाभा हैं। दूसरी न्यूज़ क्या रही है? तो ये ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये कमलेश नीलकंठ व्यास हैं। तो अब दूसरी न्यूज़ क्या बनी है? दूसरी न्यूज़ है विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया एसेट होल्डिंग सीएमडी के रूप में नामित किया है। तो एयर इंडिया एसेट होल्डिंग सीएमडी कौन बने हैं? तो ये विवेक देव दत्त को नियुक्त किया गया है। ये भी ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव पद और वेतन में 27 जनवरी 2022 के लिए एयर इंडिया असिस्ट होल्डिंग के अध्यक्ष के और प्रबंधक निदेशक सीएमडी के रूप में विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया है। अब आप बात कर लेते हैं एयर इंडिया असिस्ट होल्डिंग के बारे में। एयर इंडिया असिस्ट होल्डिंग वाज द सेट अप 2019 में इसका गठन किया गया था। द गवर्नमेंट हैड ऑन अक्टूबर 8, 2021 अनाउंस द टाटा ग्रुप वॉन द बिड टू एक्वायर एयर इंडिया फॉर 18,000 करोड़। तो 2021 में घोषणा की गई कि टाटा ने एक्वायर्ड एयर इंडिया 18 करोड़ का अवार्ड या ग्रुप जीत लिया है। तो तीसरी न्यूज़ क्या बनी है? रॉबिन उथप्पा को कर्नाटक की ब्रेन हेल्थ इंटरिएटिव के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ब्रेन हेल्थ इंटरिएटिव
जो कर्नाटक में है उसके लिए राजदूत कौन नियुक्त किए हैं, तो ये रोबिन उथप्पा नियुक्त किए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रोबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जिसे कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में। तो सौरव गांगुली लेओड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मैरी कॉम लिपिन लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। विद्या बालन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर है। अमिताभ बच्चन अपग्रेड की ब्रांड एम्बेसडर है। शाहरुख खान A23 गेमिंग ऐप और थम्स अप की ब्रांड एम्बेसडर है। मनोज तिवारी खादी बिहार के ब्रांड एम्बेसडर है। पंकज त्रिपाठी एग्रीटेक प्लेटफॉर्म कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर है। और दिशा पटानी बाटा की ब्रांड एम्बेसडर है। ऋतिक रोशन गेम्स 24X के ब्रांड एम्बेसडर है। और अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है। राजकुमार राय ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म रेनवे एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर है। सफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर है। झूलन गोस्वामी लेजेंड लीग क्रिकेट LLC की ब्रांड एम्बेसडर है। मिताली राज ऑस्ट्रेलियन वाइन ब्रांड जैकब क्रीक की ब्रांड एम्बेसडर है। और विजय शेखर शर्मा यूनिवर्सल एक्सेप्ट स्ट्रीट ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर है। नीरज चोपड़ा प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट की ब्रांड एम्बेसडर है। बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्या खबर बनी है, तो पहली खबर बनी है मार्च में WPI आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 14.55 हुई है। तो WBPI आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 14.55। दूसरी खबर क्या है, LIC ने 20% FDI की अनुमति देने के लिए सरकार ने फेमा नियमों में संशोधन किया है। इतनी LIC के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और चेयरपर्सन के MR कुमार हैं और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इसके सुनील अग्रवाल हैं। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करें, द यूनियन कैबिनेट हैज बीन अपॉइंट द amendment of the FDI policy to allow the foreign direct investment up to 20% under the automatic route in the life insurance। तीसरी न्यूज़ क्या बनी है, फ़ोन पे ने तेज़ी से डिजिटल भुगतान प्रदान करने के लिए एक्सट्रीम 9 के साथ भागीदारी की है। तो फ़ोन पे ने किसके साथ भागीदारी की है, तो ये एक्सट्रीम 9 के साथ भागीदारी की है। क्यों, डिजिटल भुगतान प्रदान करने के लिए भागीदारी की है। फ़ोनपे के बारे में बात करें तो इसका गठन 2015 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है और समीर निगम इसके फाउंडर और CEO हैं। रिवीजन पॉइंट, फ़ोनपे हैज एक्वायर्ड गिग इंडिया या गीगा इंडिया नेटवर्क फॉर द माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स स्पेस इन पुणे। गीगा इंडिया फ़ोनपे ने शुरू किया है पुणे के अंदर। चौथी खबर क्या है, SBI ने IFSC गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से 500 बिलियन जुटाए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसका गठन 1 जुलाई 1955 को हुआ। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन हैं। रिवीजन पॉइंट बात करते हैं SBI से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस द को लीडिंग एग्रीमेंट विद द 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी टू सक्सेशन होम लोन। तो होम लोन के लिए SBI ने किसके साथ साझेदारी की है, तो ये किया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ, HFC के साथ की है। राष्ट्रीय न्यूज़ क्या बनी है, नेशनल न्यूज़। पहली न्यूज़ बनी है नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष नागपुर में लॉन्च किया। ये ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इस न्यूज़ से। तो नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इंटरनेट रेडियो अक्ष नागपुर में लॉन्च किया गया है। तो रेडियो अक्ष भारत के द्वारा किया गया, क्यों किया गया है, नेत्रहीनों के लिए और नागपुर में लॉन्च किया गया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो अक्ष। भारत का रेडियो चैनल जिसका नाम है
रेडियो अक्ष नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है। रेडियो अक्ष कहाँ? नागपुर में लॉन्च किया गया है। भारत का पहले रेडियो चैनल है। किसके लिए? दृष्टिबाधित लोगों के लिए। नागपुर की 96 साल पुरानी संस्था द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समष्टि क्षमता विकास अवन अनुसंधान मंडल इस विचार के पीछे संगठन में है। रिवीजन पॉइंट बात करते हैं। इंडिया में पहले ये ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो सकती है, इसे ध्यान से सुने और नोट जरूर करें। महाराष्ट्र हैज अनाउंस्ड टू सेट अप द कंट्री फर्स्ट मेडिकल सिटी नेम्ड इंद्रायणी मेडिसिटी इन पुणे। भारत की पहली मेडिकल सिटी पुणे में स्थापित की गई है, जिसका नाम है इंद्रायणी मेडिसन सिटी। दूसरी खबर है, इंडियाज फर्स्ट 100% वुमेन ओवन इंडस्ट्री पार्क। महिलाओं के लिए 100% आधिकारिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है। अगली खबर, इंडियाज फर्स्ट हैज स्ट्रीट एनिमल हैज बीन लॉन्च इन चेन्नई। सड़कों पर जानवरों के लिए एम्बुलेंस शुरू कहाँ की गई है? भारत की पहली, ये चेन्नई में शुरू की गई है। गेल लिमिटेड ने स्टार्ट इंडिया की पहली ऑफ द इट्स काइंड प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन के लिए गेल ने पहला अपना प्लांट कहाँ विकसित किया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में विकसित किया है। यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड इंडियाज फर्स्ट वेल बर्ल्ड कोयल ऑफ मीथेन। कोयला से मीथेन बनाने के लिए भेल ने पहला प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो ये हैदराबाद में किया है। केरला का कुंबलंगी पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है। कहाँ का? केरला का कुंबलंगी। केरला हाईकोर्ट पहली फर्स्ट पेपरलेस हाईकोर्ट बनी है, केरला हाईकोर्ट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम। इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में किया है। इंडिया की पहली मोबाइल हनी वैन गांव सिरोरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। आगे बात करें, कर्नाटक हैज बीन लॉन्च। कर्नाटक ने इंडिया की पहली ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ शुरू किया है? तो ये बेंगलुरु में शुरू किया गया है। भारत की पहली वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑफ स्पाइस एक्सपोर्ट के लिए स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च की है। द सब्सिडरी ऑफ द रिलायंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर SES यमुना पावर लिमिटेड हैज बी कमिश्नर्स इंडियाज पहली स्मार्ट मैनेज EV चार्जिंग स्टेशन। भारत की पहली स्मार्ट मैनेज EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। लगभग हमने इसमें 10 इंडिया के पहला मेडिकल सिटी जिसका नाम है इंद्रायणी मेडिकल सिटी कहाँ शुरू की गई? पुणे में। दूसरा 100% महिलाओं के आधिकारिक पार्क खोला गया है हैदराबाद में। इंडिया की पहली सड़क आवारा पशुओं के लिए एम्बुलेंस कहाँ शुरू की? चेन्नई में। केरला पहली कोर्ट बनी है, केरला हाई कोर्ट पहली बनी है जिसमें इंडिया की पहली पेपरलेस कोर्ट बनी है। केरला का गांव कुंबलंगी देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है। कोयल टू मीथेन, कोयला से मीथेन का कारखाना कहाँ खोला गया है? तो ये कारखाना हैदराबाद में खोला गया है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी उत्तर प्रदेश लखनऊ में खोली गई है। मोबाइल हैनी वैन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खोली गई है। कर्नाटक ने देश का पहला ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु कर्नाटक में खोला है। इंडिया की पहली स्पाइस एक्सचेंज वर्चुअल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज शुरू की है। और भारत की पहली स्मार्ट मैनेज EV चार्जिंग स्टेशन नई दिल्ली में शुरू किया है। तब दूसरी खबर क्या बनी है? भारत 4 UN इकोसॉक निकायों में चुना गया है। तो UN इकोसॉक निकायों में भारत
कौन सा देश चुना गया है? तो इसमें चुना गया है भारत। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। तो इकोसॉक की फुल फॉर्म हो जाती है यूएन में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, इकोनॉमिक्स एंड सोशल परिषद के 4 निकायों के लिए भारत को चुना गया है, जिसमें विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग भी शामिल हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद 1945 संयुक्त राष्ट्र चार्ट द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। तो यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक प्रमुख अंगों में से एक है, 6 अंग हैं। इसके महासभा द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इकोसॉक मतलब आर्थिक और सामाजिक परिषद में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति के लिए राजदूत प्रीति शरण को फिर से चुना गया है। तो इसकी राजदूत कौन है? प्रीति शरण है। अब यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिलिंग के बारे में बात करें, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में बात करें, तो इसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट, जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तीसरी खबर क्या बनी? भारत में कृषि आयात इंडोनेशिया द्वारा निलंबित। इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, किस देश के द्वारा कृषि आयात को निलंबित कर दिया गया है? तो इंडोनेशिया के द्वारा भारत से आयात को निलंबित कर दिया गया है। इंडोनेशिया ने नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन करने वाली प्रयोगशालाओं को पंजीकृत करने के लिए विशेष विश्लेषण के प्रमाण पत्र जारी करने में विफलता का हवाला देते हुए भारत से कृषि उत्पादों के आयात को रोक लगा दी है। भारत के कृषि आयातों को रोक किस देश ने लगाई? तो इंडोनेशिया ने लगाई है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर से, इंटरनेशनल न्यूज। तो चीन ने जोंगशिंग 6D उपग्रह प्रशिक्षित किया है। तो जोंगशिंग 6D सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अप्रैल 2022 में अंतरिक्ष में एक नए उपग्रह जिसका नाम है जोंग 6D का सफलतापूर्वक लॉन्च चीन के द्वारा किया गया है। रिसेंट रिवीजन पॉइंट क्या है? चाइना सक्सेस लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गोइफेन 3 सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है चाइना के द्वारा। अवार्ड और हुनर से खबर क्या बनी है? तो पहली खबर है, AIMA ने सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है। डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस सुजीत सरकार को सम्मानित किया गया है। तो याद रखें, डायरेक्टर ऑफ द ईयर ये बने हैं सुजीत सरकार। इसे दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के फिल्म श्रेणी के सरदार उधम सिंह के लिए सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किसके लिए किया गया है? तो सरदार उधम सिंह के लिए दिया गया है ये अवार्ड। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में। ये रिवीजन पॉइंट होते हैं वो अति महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हें थोड़ा ध्यान से सुने और नोट जरूर करा करें। इंडियाज फोटो जर्नलिस्ट डेनिस सिद्दीकी विन रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। रेड इज जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो डेनिस सिद्दीकी को मिला है। उत्तर प्रदेश हैज बेस्ट स्टेट अवार्ड इन 3rd नेशनल वाटर अवार्ड। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज है। तो उत्तर प्रदेश तीसरा राष्ट्रीय जल अवार्ड के लिए 2020 के लिए चुना गया है। एक्टर्स हर्षाली मल्होत्रा, अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को 12वां भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर अवार्ड मिला है 2022 के लिए। नवनीत कुमार को बेस्ट नेशनल कंज्यूमर अवार्ड एंड मिसेज वर्ल्ड 2022 के लिए नामित किया गया है। तो अगली सपोर्ट से न्यूज़ क्या रही है? सपोर्ट से न्यूज़ रही है स्टेफानोस सितसिपास ने मार्टे कार्ले मास्टर्स जीता है।
तो मार्टे कार्लर मास्टर्स किसके द्वारा जीता गया है? ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है, ये स्टेफानोस के द्वारा जीता गया है। ये एक ग्रीक टेनिस खिलाड़ी है जिसका नाम है स्टेफानोस। इन्हें मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब के लिए इन्हें चुना गया है। दूसरी न्यूज क्या बनी है? साजन प्रकाश ने डेनमार्क ओपन तैराकी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक जीता है। ये ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है। डेनमार्क में होने वाली ओपन तैराकी की 200 मीटर बटरफ्लाई में कौन सा पदक जीता है? तो पदक की बात करें तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? साजन प्रकाश ने जीता है। और क्यों जीता है? तैराकी में जीता है। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। वेदांत माधवन ने सिल्वर मेडल जीता है मेन आदमियों की 1500 मीटर फ्रीस्टाइल इवेंट, जो डेनिश ओपन स्विमिंग में, मतलब डेनिश ओपन स्विमिंग में तैराकी में 1500 मीटर की तैराकी में वेदांत माधवन ने सिल्वर मेडल जीता है। तीसरी खबर क्या बनी है? भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं भुवनेश्वर कुमार। अब रिवीजन पॉइंट बात करें तो मुंबई इंडियन के रोहित शर्मा 10,000 रन बनाने वाले दूसरे आईपीएल में खिलाड़ी बने हैं। चौथी खबर क्या बनी है? न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हामिश वेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो हामिद वेनेट जिन्होंने क्रिकेट के रूप से संन्यास ले लिया है, किस देश के हैं? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। कौन है? तेज गेंदबाज हैं हामिश वेनेट। न्यूजीलैंड ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करें तो भारत का पेसर श्री संत ने सभी प्लेटफॉर्म से क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। पांचवी न्यूज क्या बनी है? मनदीप सिंह ने पंचकुला में उत्तर भारत बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती। ये हरियाणा के लिए अब अति महत्वपूर्ण हो जाती है। आगामी परीक्षा जो सीईटी की होने वाली है उसके लिए ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है, और नेशनल में तो है ही है। तो उत्तर भारत बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये मनदीप सिंह के द्वारा जीता गया है। और कहाँ आयोजित की गई है? पंचकुला में आयोजित की गई। चंडीगढ़ के मनदीप सिंह को एनपीसी नॉर्थ इंडिया एंड मिस्टर ट्राइस्टी बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण में बॉडी बिल्डिंग नॉर्थ इंडिया ट्राइस्टी प्रयोगशाला श्रेणी में समग्र विजेता घोषित किया गया है। यह प्रतियोगिता पंचकुला में आयोजित हुई और इसका आयोजन मेगा इवेंट का आयोजन नेशनल फिजिकल कमेटी उत्तर भारत द्वारा किया गया। मर्ज और एक्यूरेशन से खबर क्या बनी है? स्टारलाइट पावर ने एमटीसीआईएल में 64.98% हिस्सेदारी को अधिग्रहण किया है। अगली खबर क्या बनी है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने स्पेनिश सरकार के साथ समझौता किया है। तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये स्पेनिश सरकार के साथ समझौता किया। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने स्पेन सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्पेनिश एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को ऑपरेशन और स्पेनिश विदेश मंत्रालय के तत्वाधान से इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इम्पोर्टेंट दिवस या डे से क्या खबर बनी है? तो पहली खबर बनी है विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 14 अप्रैल को। अब मार्च या अप्रैल महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 13 अप्रैल को 38वां साइचिन दिवस। 13 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय टर्बन डे।
13 अप्रैल को ही 103वीं यूनिवर्सिटी ऑफ जलियांवाला बाग में से हत्याकांड, और 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डिजीज डे मनाया जाता है। स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश से क्या न्यूज बनी है? तो पहली न्यूज बनी है, मणिपुर INA परिषद में सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी करेगा। इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाती है। तो सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी कौन करने वाला है? तो मणिपुर करने वाला है। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और रिवीजन पॉइंट बात कर लेते हैं। एन बीरेन सिंह ऑथ एंड मणिपुर चीफ मिनिस्टर ऑफ फॉर सेकेंड स्टेगल टर्म द 18वां 2 डे कच्चा 11 फेस्टिवल कहाँ किया गया? तो ये मणिपुर में किया गया। आपसे फिर मैं कहता हूँ, हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें। अब बात कर लेते हैं, वन लाइनर प्रश्न है। वन लाइनर प्रश्न करंट अफेयर के क्या बने हैं? हाल ही में किस राज्य ने संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने हेतु माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित की है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। नाम याद रखें, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका से रूस को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित करने का अनुरोध किया। तब तक इस सूची में कितने देश हैं? और इसमें 4 देश शामिल हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व का गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो ये याद रखें, तराई हाथी रिजर्व का गठन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं MCQ में, डेली करंट अफेयर MCQ। हाल ही में टेबल टेनिस चैंपियनशिप विश्व दीनदयाल का निधन हो गया है। किस राज्य से संबंधित थे? ये तमिलनाडु से संबंधित थे। जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेनिंग मेडिसिन के उद्घाटन के मौके पर किस देश के प्रधानमंत्री मौजूद रहे? ये मॉरिशस के मौजूद रहे। तीसरा प्रश्न, 20 अप्रैल से 22 अप्रैल 2022 तक वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गांधीनगर में। ट्रिपल स्टार वाले ही प्रश्न है, सभी 10 प्रश्न होंगे ये ट्रिपल स्टार वाले होंगे। वनस्पति संगरोध प्रबंधक प्रणाली पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के द्वारा किया गया है। पांचवा प्रश्न, हाल ही में किसे थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये मनोज सी पांडे को थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। छठा प्रश्न, 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये बेंगलुरु के अंदर आयोजन किया जा रहा है। स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह सूरत गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। आठवां प्रश्न, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन मंगोलिया के अंदर किया जा रहा है। नवा प्रश्न, किस सिख गुरु का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया? तो ये गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे सिख साम्राज्य के। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन किससे संबंधित है? यह पशुपालन और कृषि दोनों से संबंधित है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इसके उद्देश्य सिविल सेवकों के प्रयासों और कार्यों को प्रेरित करना होता है। इसकी शुरुआत 2006 में की गई है विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर। इस दिन विभिन्न अधिकारियों को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 3 श्रेणियों के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और बाकी राज्य। 21 अप्रैल 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक सेवाओं के पहले बैच में पर्यवेक्षकों को संबोधित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल सिविल सेवक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं।
भारतीय सिविल सेवा के बारे में बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स सिविल सेवा की नींव इन्होंने रखी। इनका पूर्ण गठन लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत की गई। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 में लागू किया गया। सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय सिविल सेवक रहे 1863 में। संवैधानिक प्रमुख के बारे में बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। महासचिव लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार। सभापति हैं राज्यसभा के एम वेंकैया नायडू। उपसभापति हैं राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह। नियंत्रक और महालेखा प्रेजेंट में हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह है। अतिरिक्त प्रभाव इन्हें दिया गया है। अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा अधिवेशन में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार इसमें अध्यक्ष बने हैं सुभाष चंद्र बोस। तो वर्ष 1939 में त्रिपुरा मध्य प्रदेश के कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें अध्यक्ष पद हेतु पहली बार मतदान हुआ और सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष चुने गए। तो याद रखें त्रिपुरा अधिवेशन कब हो, 1939 में मध्य प्रदेश में हो। इसके अध्यक्ष कौन बने तो सुभाष चंद्र बोस बने हैं। अब बात कर लेते हैं वारिंग हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बात करें। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये वारिंग हेस्टिंग थे। वारिंग हेस्टिंग का जो गवर्नर जनरल के अनुसार कार्यकाल रहा है 1773 से 1785 के मध्य रहा है। तो इन्होंने क्या क्या कार्य किए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के शासनकाल में लागू हुआ। 1781 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिलिंग एवं कोलकाता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट इन्हीं के समय काल में लागू हुआ। 1774 का रोहिला युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालबाई की संधि। 1775 से 82 के मध्य प्रथम मराठा युद्ध हुआ और 1782 में सालबाई की संधि हुई। 1780 से 84 के मध्य द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। बनारस के राजा चेत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, नंद कुमार को फांसी, अवध की बेगमों से जायती, इनके कारण हेस्टिंग पर इंग्लैंड वापस लौटने के महाभियोग चलाया गया था। क्यों चलाया गया था कि बनारस के राजा चेत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध रहे, नंद कुमार को फांसी दे दी गई और अवध की बेगमों के साथ जायती की गई, इसलिए उन पर महाभियोग चलाया गया। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय काल में। बंगाल के द्वैत शासन की समाप्ति इन्हीं के शासनकाल में हुई। कलकत्ता में सदर दीवान और एक सदर निजाम अदालत की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुई। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी इन्हीं के कार्यकाल में घोषित किया गया था। वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब बात कर लेते हैं भारत के गवर्नर जनरल। दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 1793 के मध्य इंपोर्टेंट हो जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 और श्री रंगापट्टनम की संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस के जीवन काल में हुई। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन की राजस्व प्रशासन में पृथकीकरण, बंगाल का सताई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, प्रशासन का यूरोपियन तथा सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगाने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था और 1805 में गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो गई। अगला वायसराय रहा है सर जॉन शॉर, 1793 से 1798 के मध्य इनका कार्यकाल रहा। तो 1793 का चार्टर एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में संपन्न हुआ। निजाम में मराठों के बीच खरदा की लड़ाई 1795 में मराठे और निजाम की लड़ाई हुई थी, खरदा की इनके कार्यकाल में हुई। अवध के उत्तराधिकारी विवाद में हस्तक्षेप इनके कार्यकाल में रहा। इलाहाबाद की कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया सर जॉन शोर के कार्यकाल में।
यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम ऐप पर, कू ऐप पर, मौज ऐप पर और टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कामयाबी तक। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कामयाबी तक उसे ज्वाइन करें। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9802772612 और इसे सेव करें, मैसेज करें, आपको प्रतिदिन हम पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं। वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद।